नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकेश बिस्ला और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली। और इसमें एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें भी यूनिट 1 से रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखेंगे। डेली एक लेक्चर रहेगा हाफ एन आवर का, जिसमें हम सिर्फ 20 एमसीक्यूज को देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या आना चाहिए आपके दिमाग में? सबसे पहला जो होपफुली आ भी चुका होगा, सर हम राजस्थान से देख सकते हैं क्या? हम जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला हम देख सकते हैं क्या? हाँ, इस सीरीज में जो भी स्टूडेंट वेटनरी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं या फिर जो आईसीएआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स में सभी स्टेट्स में से पूछे जाने वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वीओ एग्जाम्स में या आईसीएआर में, जो आईसीएआर का एग्जाम रहता है, उन सभी स्टेट से रिलेटेड जो वीओ एग्जाम के क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी हमने डाले हुए हैं, जो ऑलरेडी स्टेट पूछ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगभग वही क्वेश्चन महाराष्ट्र में जो पूछा गया था उसको हरियाणा में पूछ लेंगे। हरियाणा में जो इस बार पूछा गया है वो हो सकता है जम्मू कश्मीर में पूछ लें। हो सकता है जो पिछले साल जम्मू कश्मीर में पूछा गया था वो तमिलनाडु में पूछ लें। तो इसलिए सभी स्टेट्स का हमने ट्राई किया है सबके क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए, और उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे ट्राई किया है कवर करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यूनिट 1 का मतलब क्या है? एक देखिए फ्रेम करने के लिए कि ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं, किस पार्ट से पूछे गए हैं न्यूट्रिशन के, तो एक वो मजबूरी हो जाती है वो बताना कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये इस पार्ट से कर रहे हैं। जो डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लासरूम प्रोग्राम में तो उनको पता होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये सारा हम कवर कर चुके हैं थ्योरी में। उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हाफ एन आवर में सिर्फ वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है, लेकिन वो 20 जो एमसीक्यूज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं वेरियस स्टेट्स में। तो कम से कम वो है कि वो तो आपको आना ही चाहिए। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो फिर समझ लीजिए तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बात बराबर सी हो जाएगी। तो ये आपका हाफ एन आवर ऐसा रहेगा जिसमें आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, और ये समझ लीजिए आपको वो अटेंड करना ही करना है। ठीक है, ये आपका कंपलसरी है ही है। आधा घंटा आपको यहाँ पे लगाना ही लगाना है। आप किसी भी स्टेट से वीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपका हाफ एन आवर लगाना यहाँ पे बनता है। ये बिल्कुल जेन्युइन है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया है। कहां? उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है एनिमल बॉडी का वो क्या होता है? मतलब जो बॉडी बनी हुई है वो कौन से न्यूट्रिएंट से मैक्सिमम बनी हुई है? अब कार्बोहाइड्रेट तो मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। फैट, कार्बोहाइड्रेट अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो उसकी स्टोरेज के लिए प्रोड्यूस होता है। और जो मिनरल्स रहते हैं उनमें तो आप बात ही छोड़ दो, वो कहां से बेचारे बिल्डिंग मटेरियल बनेंगे, वो तो बिल्कुल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। जिन्होंने डिटेल लेक्चर्स देखे हैं वो समझते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए यहाँ पे ही बता देता हूँ। मैक्रो और माइक्रो, सबसे पहले बच्चे यही समझते हैं कि मैक्रो मतलब साइज बड़ा होगा, माइक्रो मतलब छोटा होगा। ये नहीं होता है। मैक्रो और माइक्रो जो वर्ड यूज हम करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? उसका क्वांटिटी कितना रिक्वायर्ड होता है। अगर हाई क्वांटिटी रिक्वायर्ड होता है बॉडी को तो हम उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अगर लो क्वांटिटी में चाहिए होता है बॉडी को तो उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोल देते हैं। ठीक है जी, तो ये तो आते ही माइक्रो न्यूट्रिएंट में मिनरल, तो बात ही खत्म है। तो कंपटीशन किसमें? आंसर जाने में, प्रोटीन में, फैट में और कार्बोहाइड्रेट में। ये हम चेक कर ही चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट बॉडी कहाँ बस यूज ही कर लेती है इसको तो, और जो यूज नहीं कर पाती उसको थोड़ा सा फैट की फॉर्म में स्टोर कर देती है। बट बिल्डिंग मटेरियल, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। सीधा सीधा प्रोटीन आंसर जा रहा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए जी, एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूं। इसको आप देखना चाहते हैं अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो आप वेबसाइट पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर पीएससी में पूछा गया है 2020 में। अजर्शन एंड रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन है। अजर्शन क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स बेनिफिट ईच अदर एज ए मेंबर ऑफ फूड चेन्स एंड इकोसिस्टम्स। ठीक है भाई, इकोसिस्टम का पार्ट है दोनों ही, फूड चेन का भी पार्ट है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है पहले वाली, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा भाई? ठीक है, देखते हैं। When animals die and decompose, they enrich the soil with nitrates and that stimulate the plant growth. बिल्कुल सही बात है। अगर एनिमल डाई, यूजुअली हमारे दिमाग में क्या आता है? एनिमल प्लांट को खा रहे हैं, तो हाँ एनिमल को हेल्प मिल रही है प्लांट से, राइट? प्लांट को एनिमल से कैसे हेल्प मिल सकती है? अगर एनिमल मर जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, जो नाइट्रेट होता है उसकी वजह से वो सोइल में चला जाता है, और वो नाइट्रेट को प्लांट अगर ले करके ग्रोथ कर रहा है तो बेसिकली
प्लांट भी एनिमल को हेल्प कर रहे हैं और एनिमल भी प्लांट्स को हेल्प कर रहे हैं। तो सेकंड जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है वो पहले वाली स्टेटमेंट को क्या कर रही है, उसकी प्रॉपर रीजनिंग दे रही है। तो आंसर क्या जाना चाहिए, देखते हैं ऑप्शंस में क्या होता है। अजर्शन एंड रीजनिंग में यही होता है, या तो ये वाला राइट आंसर है या स्टेटमेंट राइट है, या ये वाला भी स्टेटमेंट राइट है, ये दूसरे वाला रीजन भी राइट है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। या तो ये ऑप्शन में होगा, या क्या होगा, ये राइट है ये रोंग है, या क्या होगा, ये दोनों ही रोंग है, ये क्या होगा, ये भी राइट है जो पहला बताया था ऑप्शन, ये भी राइट है बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और चौथा क्या होगा, ये भी राइट, ये स्टेटमेंट भी राइट और ये इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर रहा है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, देखते हैं सब, ए एंड आर का मतलब अजर्शन और जो रीजनिंग है ये ट्रू है, पहली बात, हाँ सही बात है, ट्रू तो है दोनों ही फैक्ट बिल्कुल। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो रीजन है वो उसकी एक्सप्लेनेशन सही तरीके से दे रहा है कि नहीं दे रहा, ऑब्वियसली दे रहा है, क्योंकि एनिमल डाई करके डिकम्पोज होकर के नाइट्रेट सोइल में डालते हैं, उनकी वजह से प्लांट जो होते हैं नाइट्रेट को लेते हैं तो ग्रोथ करते हैं। तो बेसिकली ये फूड चेन का इकोसिस्टम का दोनों क्या है, एक पार्ट है, तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं फूड चेन में, ऐसे गोल गोल। ठीक है जी, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो थोड़ा सा फोकस करके सुनिएगा। फैट इज इंक्लूडेड इन द डाइट्स ऑफ लाइव स्टॉक ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस, बिकॉज जम्मू कश्मीर में पूछा गया है ये 2019 में। क्या बोलना चाह रहे हैं, हीट स्ट्रेस के टाइम पे जो फैट होता है हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं एनिमल्स की डाइट में। ऐसा क्यों करते हैं, चलिए पहले एक बार देख लें कि पूछना क्या चाह रहे हैं। स्टेटमेंट तो दे दी है कि जो फैट है उसको इंक्लूड करते हैं किसमें, लाइव स्टॉक की डाइट में, ड्यूरिंग द हीट स्ट्रेस। स्पेशली जब एनिमल हीट स्ट्रेस में होता है, जब गर्मियों के टाइम में होता है तो हीट स्ट्रेस के चांसेस रहते हैं एनिमल को, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, फैट इंक्लूड कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको पढ़ने लगेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, बट यहां पे एक बार देख लेते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं स्टेटमेंट से। ठीक है सर, यहां पे 4 स्टेटमेंट आपको दी गई, उसके बाद इनको मत पढ़ने लग जाना सीधा, पता लगे यहां पे दिमाग लगा रहे हो, नहीं, सबसे पहले क्या होता है अपना पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद देखना क्या दिमाग लगाना है। चलिए देखते हैं। हाँ, कुछ 4 चीजें लिखी हुई हैं, मत पढ़ो। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो पूछना चाह रहा है जितनी भी ये 4 स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, मतलब जो सही है उन पे टिक करते जाएं। ठीक है, द हीट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट इज लेस, हाँ साहब बिल्कुल सही बात है। द हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म इज लेस, ये भी सही बात है। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फैट इज हायर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनर्जी डेंस होता है ना, फैट एनर्जी ज्यादा देता है, तो ऑब्वियसली कैलोरिफिक वैल्यू उसकी ज्यादा होती है। कितनी होती है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और फैट की कितनी होती है, हमने पढ़ा था 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट की भी और प्रोटीन की भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। ठीक है साहब, तो कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फैट इज हायर, किसके कंपैरिजन में हायर, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कंपैरिजन में ऑब्वियसली। सोर्स ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन, भाई सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, देखिए अब फैट देंगे तो जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं विटामिन, क्या होगा उससे, क्या होगा, वो विटामिन वगैरह भी अच्छे से जाकर के मिल जाएंगे। कौन से होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। हमने थोड़ा ट्रिक से देखा भी था, कैड़ा हो जाएगा काम आपका, अगर ये भी नहीं पता है तो आपको ये कीड़ा आपको परेशान करेगा। तो फैट सोल्यूबल विटामिन तो आपको पता होना चाहिए, आप उल्टा भी याद कर सकते हैं इसको, कैड़ा कीड़ा जैसे समझ के आपको याद करना है आप याद कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है साहब, और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स वाले और विटामिन सी। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये आगे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर हो गया उसका, तो अच्छी बात है। चलिए, तो अब आप बोलेंगे सर ये तो चारों ऑप्शन सही बता दिया आपने, ये तो 1 2 3 4 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो 1 2 3 दिख रहा है किसी में, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो सही ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड 4, फर्स्ट सेकंड 4, हाँ ठीक है साहब, ये तो पॉइंट ठीक तो है, बट थर्ड वाले को गलत बोल रहे हैं, ये तो मतलब बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। चलो देखते हैं आगे क्या है, 1 3 और 4, ये देखो मैं आपको यहां पे एक सीधी सी बात बताता हूं, जो बेस्ट ऑप्शंस है ना उनमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं जो हीट स्ट्रेस के टाइम पे हम फैट को क्यों देते हैं। पहला ऑप्शन देखना था, हीट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट इज लेस, तो ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर निकल रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। द हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म इज लेस, वाओ, मतलब दोनों केसेस में हीट जो निकल रही है डाइजेशन से या न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म से फैट में वो लेस है, यानी कि हीट स्ट्रेस में ये 2 पॉइंट तो आने ही आने हैं। फर्स्ट और सेकंड जिस ऑप्शन में नहीं है उनको तो डिलीट कर दो, उनको तो देखना भी मत,
यानी कि ये गया, ये भी गया। अब इसमें फर्स्ट सेकंड है, इसमें फर्स्ट सेकंड है। अब कंपटीशन किसमें बचा? थर्ड और फोर्थ वाले में। इनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है? अब करेक्ट तो दोनों ही है, करेक्ट तो दोनों ही है। तो बेसिकली यहां पे हम कैलोरीफिक वैल्यू को क्या देते हैं? ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बजाय कि बोल रहे हैं कि फैट के अंदर विटामिन भी मिलते हैं। हाँ ठीक है भैया, एनर्जी की, एनर्जी डेंस बातें कर रहे हैं हम, कैलोरीफिक वैल्यू की बात करिए जस्ट ऊपर हमने। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम प्रायोरिटी दे देते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा? बजाय कि फोर्थ पॉइंट को इंक्लूड करने के हम बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अगर इसमें कोई ऑप्शन होता, चारों ही दिए होते, तो थोड़ा सा वो ऐसी बात हो जाती कि यार फिर क्वेश्चन पूछा ही क्यों है, ये तो थोड़ी वो बात हो जाती। तो यहां पे हमें बेटर ऑप्शन कौन सा, अपनी बात कहां पे आके अटकेगी? थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। यहां पे हम कैलोरीफिक वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है साहब, चलिए अब आ जाता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द स्टार्च इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ फीड। हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस किया है, स्टार्च इक्विवेलेंट को हमने समझा भी है। जो ट्राई करता हूं यहां पे 2 मिनट में आपको बता पाऊं स्टार्च इक्विवेलेंट क्या होता है, बट उससे पहले आपको एक बात का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? स्टार्च इक्विवेलेंट को आप जब तक स्टार्च इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो बोलेंगे क्या बोल रहे हैं फिर उसको क्या बोल रहे हैं? केल्नर स्टार्च इक्विवेलेंट। क्या क्या? केल्नर स्टार्च इक्विवेलेंट बोलना है। स्टार्च इक्विवेलेंट जब जब आपकी जुबान पे आए, दिमाग में आए, मन में आए, रिवाइज करने में आए, दिखने में आए, या कोई दोस्त बोल रहा हो, तो आपको स्टार्च इक्विवेलेंट से मतलब कम होना चाहिए और आपको केल्नर से ज्यादा मतलब होना चाहिए। मतलब कि केल्नर्स को स्टार्च इक्विवेलेंट तो सबके सामने आता ही रहता है, बच्चे बच्चे को पता है स्टार्च इक्विवेलेंट का, बट केल्नर्स ने ये ड्राइव किया था, ये नहीं पता सबको। तो आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, तो स्टार्च इक्विवेलेंट की ये समझ लेना आप तौहीन कर रहे हैं अगर उसके आगे केल्नर्स नहीं लगा रहे हैं तो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अच्छा नहीं रहेगा ये। तो केल्नर स्टार्च इक्विवेलेंट इसको आज के बाद बोलना है, एटलीस्ट जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक तो बोलना ही है। ठीक है, चलिए जी। अब केल्नर स्टार्च इक्विवेलेंट तो ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है स्टार्च इक्विवेलेंट का? कई बच्चों को नहीं पता होता, जल्दी से बता देते हैं। स्टार्च इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, लगा लीजिए। इसको सबसे पहला तो एनर्जी वैल्यू के लिए देखा जाता है, एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड निकालने के लिए। कोई भी फीड है, फॉर एग्जांपल ये ए फीड है या ये बी फीड है, अब मैं व्हीट स्ट्रो कुछ भी मान सकते हैं, बट ए भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लेना। ये ए फीड है, इसकी एनर्जी वैल्यू निकालने के लिए, और ये बी फीड है, इसकी एनर्जी वैल्यू निकालने के लिए क्या स्टार्च इक्विवेलेंट यूज करते हैं। आप बोलोगे क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा, क्या एनर्जी वैल्यू, इनकी क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं तो समझ में आ जाएगा। लगा लीजिए ये फीड अगर 100 kg एनिमल खाता है, ये फीड ए फीड को हमने 100 kg दिया एनिमल को, तो उस एनिमल की बॉडी में जो फैट प्रोड्यूस हुआ वो 10 kg हुआ। ठीक है, फैट कितना प्रोड्यूस हुआ? 10 kg फैट प्रोड्यूस हुआ। जो बी फीड है, इसको अगर एनिमल खाता है 100 kg, कोई भी फीड की बात कर रहे हो, सबको 100 kg देना है एनिमल को, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन बन सके। ठीक है, अब इस फीड को एनिमल 100 kg खाता है, तो उसकी बॉडी में फैट कितना बनता है? 20 kg फैट बन जाता है। ठीक है साहब, अब एनर्जी वैल्यू, सर ये तो फैट आप बता रहे हैं, ये फैट बन जाएगा, मतलब एनर्जी वैल्यू कहां पे आ रही है? यहाँ पे स्टार्च इक्विवेलेंट आपने बताया एनर्जी वैल्यू ऑफ फीड्स निकालने के लिए होता है, वो तो कुछ बात ही नहीं आई। आएगी बात, इतना समझ में आया। जो ए फीड है 100 kg एनिमल को देंगे तो उसमें क्या होगा? 10 किलोग्राम फैट प्रोड्यूस होगा वो फीड खाने से। अब उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन जो भी हो, हमें मतलब नहीं है। अब इस पूरे फीड को खाने के बाद एनिमल की बॉडी में 10 किलोग्राम फैट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें जो एनर्जी थी ना, वो एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होगी? फैट की फॉर्म में होगी। हम ये मान के चलते हैं इसकी एनर्जी फैट के फॉर्म में क्या होगी? स्टोर होगी। अब मेरे को पता है यहां पे कुछ बच्चों को डाउट आ गया, सर ऐसा थोड़ा ना होगा, एनिमल अगर फीड खा रहा है तो एनर्जी को यूज भी तो करेगा ना, यूज भी तो होगी ना वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में। जब ऐसी हम बातें करते हैं ना, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो जितनी भी एनर्जी है फीड के अंदर, वो फैट में ही लगेगी सारी की सारी, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस वाली हम उन कैलकुलेशंस के अंदर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन अगर किसी के दिमाग में है तो यूं उठा करके साइड में रख दो, वो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी फैट के अंदर ही जाएगी। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। तो 10 किलोग्राम जो फैट है, ये 100 kg खाया तो 10 किलोग्राम फैट उसकी बॉडी में डिपॉजिट हुआ। ये बी फीड अगर 100 kg लिया तो 20 किलोग्राम उसकी बॉडी में फैट क्या हुआ? डिपॉजिट हुआ। अब बात आती है स्टार्च इक्विवेलेंट क्या होता है। स्टार्च इक्विवेलेंट क्या होता है? अब सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोड्यूस करने के लिए एनिमल की बॉडी में कितना प्योर स्टार्च दें, वो होता है स्टार्च इक्विवेलेंट। किसका? इस फीड का। इस बी फीड की बात करूं, ये 100 kg लेने के बाद एनिमल 20 किलोग्राम फैट प्रोड्यूस करता है, तो कितना किलोग्राम ऑफ प्योर स्टार्च दें कि वो प्योर स्टार्च
एनिमल की बॉडी में 20 किलोग्राम फैट प्रोड्यूस कर दे। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? स्टार्च इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? वो प्योर इतने किलोग्राम ऑफ प्योर स्टार्च देना, क्या इतने किलोग्राम ऑफ x किलोग्राम ऑफ प्योर स्टार्च देना, ताकि वो उस पर्टिकुलर फीड के इक्विवेलेंट क्या कर सके, उसके इक्विवेलेंट फैट को प्रोड्यूस कर सके। इतने x किलोग्राम ऑफ प्योर स्टार्च देना ताकि ये इस, अगर बी फीड की बात कर रहे हैं तो इस बी फीड के इक्विवेलेंट 20 किलोग्राम फैट प्रोड्यूस कर सके। समझ में आई बात? स्टार्च इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? लगा लीजिए, मान के चलते हैं फॉर कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, समझने के लिए, कि अगर मैं 10 किलोग्राम स्टार्च प्योर स्टार्च देता हूं एनिमल को, तो उसकी बॉडी में हो जाता है 5 किलोग्राम फैट प्रोड्यूस। समझने के लिए बोल रहे हैं, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो समझने के लिए बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 10 किलोग्राम प्योर स्टार्च दिया तो 5 किलोग्राम फैट हुआ। तो मेरे को बताओ 10 किलोग्राम फैट प्रोड्यूस करने के लिए कितना स्टार्च दें? 10 पे अगर 5 हो रहा है, यानी कि जितना भी हम स्टार्च दे रहे हैं उसका आधा फैट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पे अगर 10 किलोग्राम फैट प्रोड्यूस करना है, क्यों? क्योंकि स्टार्च इक्विवेलेंट निकालना है, किसका? इस फीड का। वो कैसे निकलेगा? कि इतना प्योर स्टार्च दें, इतना किलोग्राम प्योर स्टार्च दें कि सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोड्यूस हो जाए। अब यहां पे सबको पता है इसका 20 किलोग्राम स्टार्च इक्विवेलेंट निकल जाएगा। मतलब क्योंकि 20 देंगे तो उसका आधा इतना फैट डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी में एनिमल की, यानी कि इस ए फीड का स्टार्च इक्विवेलेंट क्या हुआ? 20 किलोग्राम। क्योंकि 20 किलोग्राम अगर स्टार्च देंगे तो ये प्योर स्टार्च अगर 20 किलोग्राम देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोड्यूस करेगा जितना कि ये ए फीड कर रहा था। ठीक है, 20 हमने कॉन्सेप्ट क्या लिया था? आधा उसका फैट बन रहा है, यानी 20 का आधा 10 हो जाएगा। इसका क्या होगा? 20 किलोग्राम फैट प्रोड्यूस करना है तो 40 किलोग्राम प्योर स्टार्च देना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टार्च इक्विवेलेंट है इस पर्टिकुलर फीड का, बी फीड का। मतलब क्या हुआ इस बात का? कितना किलोग्राम ऑफ स्टार्च दें, यानी कि 40 किलोग्राम ऑफ स्टार्च दें, ताकि ये प्योर स्टार्च, ये 40 किलोग्राम ऑफ प्योर स्टार्च इस बी फीड के इक्विवेलेंट फीड क्या कर दे? फैट प्रोड्यूस कर दे। अब 40 किलोग्राम दे रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा? इसका आधा, यानी कि ये 20 किलोग्राम फैट प्रोड्यूस कर देगा। अब ये स्टार्च इक्विवेलेंट, ये बताओ एनर्जी वैल्यू इससे पता लग रही है कि नहीं लग रही? फीड की एनर्जी वैल्यू का हमें पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये तरीका होता है इसको कंपेयर करने का, काफी प्रिमिटिव मेथड हो चुका, अभी यूज नहीं करते इसको, थोड़ा जल्दी हो जाता था इससे, बट अभी इतनी कुछ बात रही नहीं है। बट इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए सर, द चीफ एनर्जी सोर्स ऑफ कैटल लाशनी, जम्मू कश्मीर पीएससी में 2012 में। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे प्रिमिटिव ही लोग थे, इतने आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब चीफ एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं, प्रोटीन तो होगा नहीं, ना मिनरल होगा, मिनरल में तो एनर्जी ही नहीं होती, चलो प्रोटीन में तो फिर भी होता है थोड़ा बहुत, ना विटामिन में होती है एनर्जी, सबको पता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में तो ऑब्वियसली चीफ एनर्जी सोर्स कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट ही होगा, बात ही खत्म होगी ये तो। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। द प्रोटीन अकाउंट्स फॉर अबाउट एन एवरेज ऑफ द टोटल प्रोटीन इन द स्केलेटल मसल। देखिए कुछ जगह हम क्या पढ़ लेते हैं? 15 से 20%। ठीक है, 15 से 20% करीबन करीबन क्या होता है? प्रोटीन होता है स्केलेटल मसल्स के अंदर, 15 से 20% प्रोटीन होता है। वैसे 20% के ज्यादा करीब होता है, बट कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 15 to 20 ही पढ़ा है हमने, तो आप तो इसके अकॉर्डिंग ही आंसर दो। अब क्वेश्चन ये आता है, मेरे को ये बताओ 15 और 20 के बीच सी का ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? 23 तो है नहीं, क्योंकि वो तो लिमिट ही क्रॉस कर गया। 13 भी बहुत दूर है, वो भी लिमिट क्रॉस कर गया, 15 से भी नीचे चला गया। बच्चे क्या, एक तो 15 में कंफ्यूजन होना चाहिए या 19 में होना चाहिए। 15 तो बिल्कुल इस लिमिट पे है, और अगर 20 होता तो वो इस लिमिट पे आ जाता, बट ये इन दोनों के बीच में क्या एक ही वैल्यू है, वो क्या है? 19 है, तो हम 19 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी ने रेंज में 15 से 20% भी पढ़ा है तो भी ये क्वेश्चन उसका सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। Which of the following is a fat soluble vitamin? पंजाब पीएससी में पूछा गया है 2021 में, इनमें से फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? इनमें से छोड़ दो कौन सा है। आप ये ट्रिक कीड़ा वाली बताई थी ना, कीड़ा मतलब ये कैडा, कैडा याद कर लेना, पंजाबी में थोड़ा बोलते हैं ना कैडा। तो कैडा में क्या है? क्या है ये कैडा? ये सारे फैट सोल्यूबल हैं। कैडा आदमी है, घी ज्यादा खाता है, फैट सोल्यूबल कैडा। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? एक तो विटामिन सी, क्या बोलते हैं ना, लेमन को ऐसे ऐसे करके पानी में डालते हैं तो उसके पी जाते हैं, उसके बाद तो सोल्यूबल होते हैं, तभी तो डालते हैं ना। सी को और क्या बोलते हैं? ये हमेशा याद रखना, सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, बहुत ही कॉमन सी चीज है, बट इसको याद रखना। कई बार विटामिन सी ना दे करके वो क्या बोल देते हैं? वो बोल देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, अब बताओ, अरे अभी भी बता देंगे, हमें पता है विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं? जो बी कॉम्प्लेक्स है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहां पे क्या पूछना चाह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन?
फैट सोल्यूबल में मैंने क्या बताया, KEDA, यहां पे दिख रहा है आप में इनमें से कोई E दिख रहा है, बस बात खत्म करो, क्योंकि ये B1 B2 तो बी कॉम्प्लेक्स के ही हैं सारे के सारे, और C मैंने बताया आपको ये क्या है, B और C वाले क्या होते हैं, BC वाले क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये कैडा में E आ गया तो ये सीधा सा आंसर चला जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैंने आपको थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट बता दिया है, वहां पे कॉन्सेप्ट क्या फैक्ट है बेसिकली, और उसको आप याद रखेंगे तो इस तरह से ऊपर नीचे घूम के कभी भी विटामिन में फैट और वाटर सोल्यूबल में आता है तो आपका वो आंसर ठीक ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। चलिए साहब, स्टार्च इक्विवेलेंट बेस्ड एनर्जी सिस्टम वाज गिवन, भाई आरपीएससी में भी पूछा गया है 2013 में, मैंने इंटेंशनली इसको दोबारा डाला ताकि आपको पता लग जाए, लगने में आसान है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उस वजह से नहीं बनता है कि वो आसान है कि मुश्किल है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और उसकी वजह से हम लोगों ने क्या क्या प्राप्त किया है, कितना सिग्निफिकेंट रही है वो चीज, स्टार्च इक्विवेलेंट वाली काफी इंपॉर्टेंट रही है भाई, ठीक है वो स्टेट पूछते हैं अलग अलग उसको, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या स्टार्च इक्विवेलेंट को स्टार्च इक्विवेलेंट बोलना क्या है, उसकी तौहीन है, उसके साथ उसके पार्टनर का नाम लो जिसने बनाया उसको, क्या केल्नर्स स्टार्च इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या रहेगा, केल्नर्स स्टार्च इक्विवेलेंट रहेगा, हमेशा याद रखना इसको, ठीक है जी। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन विच इज डेफिशिएंट इन द एग, हमें सबसे डेफिशिएंट इन द एग छोड़ दो, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होना चाहिए, और वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं, क्या होते हैं, बी और सी होते हैं वाटर सोल्यूबल, बी कॉम्प्लेक्स वाले और सी वाले। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, सबसे पहले तो ये देख लो इसमें कोई ऐसा है जो बी और सी नहीं है, वो तो ऐसे ही कट जाएगा ऑप्शन में। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है ये वाटर सोल्यूबल है। थायमिन ये B1 बोल देते हैं, कोबालामिन ये साइनोकोबालामिन B12 हो गया, राइबोफ्लेविन ये B2 होगा, मतलब चलो ठीक है जो भी है, हो सकता है शायद मैंने गलत ना बोल दिया कुछ, बट मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली यही होते हैं। मेन बात क्या है, ये सारे के सारे तीनों क्या हैं, ये बी कॉम्प्लेक्स के हैं, सारे के सारे क्या है, ये बी कॉम्प्लेक्स के से रिलेटेड है तीनों के तीनों, यानी कि वाटर सोल्यूबल ये भी है और ये भी है। तो क्या वाटर सोल्यूबल देखने से आंसर मिला क्या, वो मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे वाटर सोल्यूबल बोलेंगे, आगे पता लगे 3 वाटर सोल्यूबल है ही नहीं, एक ही वाटर सोल्यूबल है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक वाटर सोल्यूबल है तो आंसर मारो आगे चलो, दैट्स इट, खत्म बात। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसा वाटर सोल्यूबल विटामिन विच इज डेफिशिएंट इन द एग, वाटर सोल्यूबल तो होने चाहिए और वो डेफिशिएंट होना चाहिए एग में। अब क्या होता है, वैसे देखो कॉमन सेंस में तुक्केबाजी सिखाता हूं आप लोगों को, तुक्केबाजी कैसे होती है, तुक्केबाजी की भी एक आर्ट होती है, कला होती है। यूजुअली क्या होता है, जो एक ऑप्शन होता है ना वो सबसे अलग अलग होता है, बिल्कुल उनका कोई तालमेल ही नहीं बैठता तीनों के साथ, तो उसको सीधा आंसर वो चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया तीनों ही किसके हैं, बी कॉम्प्लेक्स के हैं। अब उनका स्ट्रक्चर फंक्शन एक जैसा सा ही होता होगा लगभग लगभग, अगर बी कॉम्प्लेक्स के अंदर रखा गया है तो विटामिन सी इनसे अलग ऐसे ही हो रहा है, तो ये तो हुआ तुक्केबाजी। तुक्केबाजी थोड़ा सा लॉजिकल तुक्केबाजी बोल दो, बिल्कुल ऐसे जैसे राम वाली बात नहीं करके कब का वो नहीं कर रहे हम, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब थोड़ा सा बताता हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा प्रैक्टिकली दिमाग लगा करके कैसे कर सकते हैं। अंडा खाते हो तो किसी को ऐसा फील होता है कि उसमें नींबू जैसा खट्टा खट्टा लग रहा है, किसी को फील होता है क्या, किसी को फील हो रहा है तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ है अपनी टेस्ट बड में कुछ। जब हम एग लेते हैं खाते हैं तो किसी को ऐसा फील होता है क्या उसके अंदर नींबू है कुछ ऐसा, मतलब अब आप निचोड़ के खा रहे हो तो वो एक अलग बात है, बट सिंपल एग को खाओगे तो उसमें ऐसा लगता है क्या कि उसमें कुछ खट्टापन आ रहा है, नहीं लगता ना। तो उससे भी सोच सकते हैं कि यार विटामिन सी एग में कम होता होगा इसलिए खट्टा नहीं लगता, तो विटामिन सी इसका आंसर जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेमन में क्या होता है, ऑरेंज में क्या होता है, जिसमें खटास होती है उसमें विटामिन सी होता है, तो सीधा सीधा आंसर इसका विटामिन सी चला जाएगा। बट किसी भाई साहब को यही नहीं पता कि एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोलते हैं, तो उसका तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो, हालांकि हमने बता दिया पहले, ऑब्वियसली याद हो जाना चाहिए, और अभी भी याद नहीं होगा तो आप ये समझ लेना कभी याद नहीं होगा वो। अब 10th क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट कोफैक्टर्स पर 100 ग्राम रिड्यूस्ड ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिज्म, ये इतना कोफैक्टर्स रिड्यूस्ड पर 100 ग्राम हो, पर 10 ग्राम हो, पर 1 ग्राम हो, पर 0.001 ग्राम, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तीनों चीजों के ही जितने भी हमने 4 ऑप्शन दिए हैं सबका ही क्या होगा, 100 ग्राम होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या ये मैथमेटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, 100 ग्राम दे दिया, अब 1 ग्राम हो, 10 हो, 1000, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मेन मुद्दा क्या है ये बोलना चाह रहे हैं, जो भी यहां पे दिए गए हैं इन सब के मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए जो कोफैक्टर्स यूज होते हैं, किस वाले में, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट कोफैक्टर्स, ये मोस्ट वर्ड है इसमें काम का, मतलब कोफैक्टर्स इनके मेटाबॉलिज्म में जो यूज होते हैं, इन चारों में से किस में से सबसे ज्यादा कोफैक्टर्स यूज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का तो सिंपल मेटाबॉलिज्म होता है भाई, ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होती, सीधा सबसे लास्ट प्रोडक्ट वही होता है, एकदम से तोड़ दो उसको, ठीक है। अब प्रोटीन को
इसको इससे एनर्जी निकालने के लिए, इसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या नाइट्रोजन को बाहर निकालना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है, आप सभी को पता है, ये डीएमिनेशन वाला प्रोसेस होता है किसमें, प्रोटीन्स के अंदर। और फैट तो हाईली एनर्जी डेंस होता है और उसकी एनर्जी बाहर निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी करनी पड़ेंगी और ज्यादा स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। और ज्यादा स्टेप्स जिसमें इन्वॉल्व होंगे तो उसके अंदर क्या एंजाइम्स भी ज्यादा लगेंगे, और जिसमें एंजाइम्स ज्यादा लगेंगे, रिएक्शंस ज्यादा हैं तो एंजाइम्स ज्यादा लगेंगे, और एंजाइम्स ज्यादा लगेंगे तो क्या कोफैक्टर कहां काम करते हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए ही तो कोफैक्टर्स काम करते हैं। तो बेसिकली इसमें कोफैक्टर भी सबसे ज्यादा लगेंगे। तो आंसर क्या जाएगा, फैट। और विटामिन की तो बात ही मत करो, इससे तो कुछ कहां एनर्जी क्या मेटाबॉलिज्म होता है, ये तो खुद अपने आप में पूरा प्राप्त होता है, पर्याप्त होता है। ठीक है, तो इसका क्या मेटाबॉलिज्म करके तोड़ोगे इसको, ये ऐसे बेचारा काम आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहां पे दी हुई है, चाहे तो आप वेबसाइट पे जाकर के ये डाउनलोड कर सकते हैं पीपीटी। हाँ जी, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स कंटेन्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनिमल बॉडी वेट। यहाँ पे थोड़ा सा ये ओडिशा पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को, क्या आंसर लगा क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो हाँ, यहाँ पे देखते हैं, मैं बताता हूँ। नॉर्मली बच्चा इसको अटेंड करता है तो क्या माइंडसेट से करता है, नाइट्रोजन, ओहो नाइट्रोजन मतलब 16% होता है प्रोटीन, और प्रोटीन 15 से 20% होता है, तो नाइट्रोजन अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ शायद ये आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है, हाइड्रोजन तो क्या है, गैस ही है। आयरन तो एंजाइम्स के कोफैक्टर में यूज आता है, उसका भी क्या ही वेट होगा, चलो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हवा ही है, सांस ले रहे हैं निकल जाएगी, सीधा नाइट्रोजन आंसर मार के आ जाते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लगता है ये। और प्रोटीन कितना है, 15 से 20%, अरे चलो तुम्हारी बात बड़ी करता हूँ, 20% है। ठीक है, 20% है, और उसमें से 16% क्या है, उसमें से 16% क्या है, नाइट्रोजन है। तो बेसिकली 16 की जगह 20% भी मान लोगे, अगर प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है तो भी इसका क्या क्या पांचवा हिस्सा ही तो बनेगा, यानी टोटल 4% ही तो बन रहा है। अगर नाइट्रोजन की मैं बात करूं, ज्यादा से ज्यादा भी क्या, वैसे 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, बट मैक्सिमम 4% ऑफ द बॉडी वेट बन रहा है। ठीक है साहब, अब क्या बात करें, अब क्या हाइड्रोजन, आयरन का तो खत्म ही हो गया, अब बता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई बच्चा बोलता है उठ के क्लास में से, सर 70 to 80%, या चलो 80% छोड़ो, 70% तो मिनिमम जो होता है बॉडी का वेट, वो वाटर से ही बना होता है ना, 70 to 80% बॉडी। तो अब मसल हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, बोन्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ मिला के हम बोलते हैं ना टोटल बॉडी का 70% क्या होता है, वाटर होता है सर। अब वो टोटल बॉडी वेट का भी वाटर ही हो गया। तो सर वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब कंफ्यूजन यहां पे स्टार्ट होगा, अब हाइड्रोजन आंसर लगाएं कि ऑक्सीजन लगाएं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाइड्रोजन देखो 2 आ रहे हैं यहाँ पे, ये 2 आ रहे हैं तो मतलब इससे ज्यादा बनेगा। 2 तो आ रहे हैं, बट होपफुली आपने क्या केमिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, एटॉमिक नंबर आपको सबके पता है, और एटॉमिक नंबर जिसका जितना होता है उसका क्या लगभग लगभग हर एक में अप्लाई नहीं होता, थोड़ा ज्यादा हो जाता है आगे जाके, बट लगभग लगभग जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर है उससे डबल क्या होता है, उसका मोलिकुलर वेट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे वेट की बात चल रही है ना, सिर्फ एटॉमिक नंबर नहीं देखेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लगभग मेरे ख्याल में इसका 8 होता है। मतलब सीधी बात ये, हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही होता है, और मेरे ख्याल में नहीं 8 ही होता है इसका। ठीक है, और हाइड्रोजन के चलो मैं मोलिक्यूल मान भी लूं, लगा लो एक, इसका ये हुआ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही हुआ, चलो डबल मोलिकुलर वेट मान लिया डबल मान लिया, 2 + 2 क्या 4 ही बन रहे हैं। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का 8 है, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना बनेगा, 16 बनेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें कुछ ऊक चुक हो जाए, मुझसे गलती हो जाए, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूं, थोड़ा कॉमन सेंस ही कैसे लगाई जाती है चीजों में। तो बेसिकली अगर इन दोनों में से हम बात करें तो क्या ऑक्सीजन ही ज्यादा है वाटर के अंदर, क्या ऑक्सीजन ही ज्यादा है। और जो वाटर है ये H2O है, इससे 70% वेट बनता है, और इस 70% में से ये ऑक्सीजन ही है हाइड्रोजन से ज्यादा, तो जिसका मोलिकुलर वेट उससे काफी ज्यादा है, क्या ऑलमोस्ट उससे डबल से भी डबल है। तो क्या ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं क्या, हाँ साहब, हमें जो आंसर मिला ढूंढने के बाद, थोड़ा रिसर्च करने के बाद, हमें तो ऑक्सीजन ही मिला। बट थोड़ा सा वियर्ड लगता है सुनने में, ऑक्सीजन हो जाएगा क्या, हम मुझे भी सच बताऊं तो थोड़ा लगा था, बट ठीक है, अब आंसर जा रहा है तो क्या कर सकते हैं, हमें तो अपना एक्सप्लेनेशन उसके अराउंड ही निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा। ठीक है सर, 12th क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फॉरेज क्रॉप। इनमें से ये ओडिशा पीएससी में पूछा गया है 2013 और 14 में। अब बोलोगे सर ये 13 में भी 14 में ऐसे कैसे पूछ लिया, 2-2 साल। होता क्या है कि इसमें है ना 2013 में नोटिफिकेशन निकला था, 2014 में इनका एग्जाम हुआ है, तो उससे क्या हुआ, दोनों का लिख दिया उन्होंने कि नोटिफिकेशन ये निकला था और ये पेपर हो रहा है 14 के अंदर। तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फॉरेज क्रॉप। कोई भी फॉरेज क्रॉप, अरे फॉरेज छोड़ दो, कोई भी क्रॉप हो, कोई भी प्लांट है, मैं तो बोलता हूं क्रॉप भी छोड़ दो, कोई भी प्लांट है,
वो बोल रहे हैं कि उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट। कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से उस प्लांट के अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो सोइल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल, सोइल कंपोजिशन है उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करेगा। सोइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही तो प्लांट लेता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन के ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मैन्योर जो फर्टिलाइजर जो भी डालेंगे उसके ऊपर केमिकल कंपोजिशन जो रहता है उससे भी, मैन्योर से भी क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट लेता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेज ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द प्लांट के ऊपर भी बिल्कुल डिपेंड करेगा। आप सबको पता है कि मैच्योर जो प्लांट होता है उसकी सारी की सारी एनर्जी जो है कहां पे जाने लगती है? जो फ्लावरिंग करने लगता है, फ्लावरिंग स्टेज होती है, उसके जो सीड्स होते हैं वहां पे जाने लगती है। और जो लास्ट ऑप्शन है मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द फॉरेज क्रॉप, अरे भाई मेथड क्या हो, यहाँ पे ये प्लांट है, इसको ऐसे काट लो, वैसे काट लो, यूं कर दो, वो कर दो। जो केमिकल कंपोजिशन है तो है इसके अंदर, आप किसी भी मेथड से आप इसकी कटिंग कर लो, उसके ऊपर जो ऑलरेडी इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि आपका मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? डी आंसर चला जाएगा इसका। ठीक है सर, चलिए जी, ये 13th क्वेश्चन आता है अपना, वेंसोस्ट मेथड ऑफ फॉरेज एनालिसिस जो है, द हेमिसेलुलोज इज डिटरमाइंड एज। हेमिसेलुलोज कैसे निकाला जाता है सबको पता है, हमने देखा था न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर जो होता है उसमें से एडीएफ को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? हेमिसेलुलोज। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि जो एडीएफ है इसमें क्या लिग्निन होता है, इसको ध्यान से सुन लेना, अगले क्वेश्चन में भी काम आएगा, और सेलुलोज होता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या लिग्निन और सेलुलोज तो होता ही है, बट साथ के साथ हेमिसेलुलोज भी होता है। मैं आपको कंफर्म थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। लिग्निन आप सबको पता है कि ये इनडाइजेस्टिबल होता है, सेलुलोज भी इतना खास डाइजेस्टिबल नहीं होता है, और इसमें भी ये दो तो सेम ही है, बट इसमें हेमिसेलुलोज क्या है, एक्स्ट्रा है, जो थोड़ा सा ज्यादा डाइजेस्टिबल होता है। इसलिए एडीएफ कंटेंट की जब बात करते हैं एज एन होल, हम बोल देते हैं क्या, एडीएफ कंटेंट किसको दर्शाता है, किसको बताता है? ये बताता है कि इनडाइजेस्टिबल जो पार्ट है वो ज्यादा है, यानी फाइबर वाले पार्ट की तरफ वो ज्यादा क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, जबकि एनडीएफ वाला एज एन बल्क कितना है फूड में वो चीजें बताता है। तो सीधा सीधा इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वी विल गेट हेमिसेलुलोज। हाँ, लो बोल रहे होगे कुछ बच्चे, सर सिलिका भी होता है इसमें, अरे लो इसमें भी होता है सिलिका, ठीक है, वो भी माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एनडीएफ में से एडीएफ माइनस करेंगे तो हेमिसेलुलोज ही बचेगा, और यही फार्मूला होता है इसका निकालने का। मैंने तरीका क्या बताया था? जो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर है, न्यूट्रल मतलब दोनों जगह लेके चलेगा, क्या हेमिसेलुलोज भी लेगा, सेलुलोज भी लेगा। ठीक है सर, अब आपका जो क्वेश्चन है 14th आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सॉर्ब्ड इन ओमेजम। इसका आंसर देखो वाटर चला जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि वोलेटाइल फैटी एसिड अगर लगाना चाहे कोई जिद्दी बच्चा तो उसका बोथ ऑफ द अबव भी लगा सकता है, क्योंकि कुछ वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं वो ओमेजम में भी जाकर के अब्सॉर्ब होते हैं। बट हम समझ सकते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं, वो दिमाग लगा के ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बताओ कि हाँ प्राइमरी आपको पता है वीएफए तो र्यूमन में होते हैं, तो अगर वो वाले माइंडसेट से आंसर लगाना है तो सीधा बोल सकते हैं ओमेजम में वाटरी होता है, क्योंकि वीएफए कहां पे, मैक्सिमम र्यूमन रेटिकुलम के अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, बट कोई जिद करके कोर्ट केस कर दे बोथ ऑफ द अबव लगा करके आंसर के, वो भी आंसर गलत नहीं माना जाएगा एक तरह से, क्योंकि कुछ वीएफए यहां पे क्या उसके अंदर भी, ओमेजम के अंदर भी हो जाता है अब्सॉर्ब। एनडीएफ स्टैंड्स फॉर सबको पता है न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, तो कुछ बात ही नहीं है इसमें। अब क्या आ जाता है आपका फाइनली, व्हाट परसेंट ऑफ द डाइटरी ट्रू प्रोटीन एस्केप द रुमिनल डाइजेशन। यहाँ पे आपका 40% है, ये इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, 40% एस्केप करता है, तो दैट्स इट। अब क्या इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दें, फिर भी पढ़ना है किसी को तो ये पीपीटी डाउनलोड करके देख सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ फीड दैट रिमेन्स आफ्टर रिमूविंग द वाटर कंटेंट। सबको पता है कोई भी ये फीड है इसका मॉइस्चर में निकाल दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपली ड्राई मैटर। अब ड्राई मैटर में प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है उसके अंदर। चलिए जी, अब आपका आ जाता है 18 क्वेश्चन, व्हाट डज द ईथर एक्सट्रैक्ट इन फीड एनालिसिस मेजर। सबको पता है जो ईथर एक्सट्रैक्ट होता है उसमें किसको लेकर के आता है, वो लिपिड को लेकर के आता है, और लिपिड क्या होता है, फैट होता है। तो ईथर एक्सट्रैक्ट किसको दिखाएगा, फैट को दिखाएगा। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसको दिखाता है, एक आपका क्रूड फाइबर को दिखाता है, और एक आपका जो रेडिली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट होता है उसको दिखाता है। इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, स्टार्च। ठीक है, चलिए जी, इसका आंसर क्या जाएगा, ईथर एक्सट्रैक्ट का फैट कंटेंट को दिखा रहा है। चलिए, अब 19 क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, इफ अ फीड हैज ए हाई एसिड डिटर्जेंट फाइबर कंटेंट इट इंडिकेट्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया एनडीएफ और एडीएफ में क्या फर्क होता है, हेमिसेलुलोज का, तभी तो उसमें से उसको माइनस करते हैं तो सिर्फ हेमिसेलुलोज बचता है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एडीएफ, यानी न्यूट्रल वाले की बात नहीं कर रहे, यानी कि जिसमें हेमिसेलुलोज था और जो ज्यादा डाइजेस्टिबल होता है थोड़ा सा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सेलुलोज और लिग्निन और सिलिका तीनों ही चीज इस भाई साहब के अंदर ऐसी है जो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता कोई, बहुत मुश्किल होता है। तो एडीएफ कंटेंट किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा किसको, हायर डाइजेस्टिबिलिटी को, नो,
लोअर डाइजेस्टिबिलिटी को यस, हायर इनटेक पोटेंशियल तो छोड़ ही दो, इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट छोड़, बात ही कुछ और कर रहे हैं। डाइजेस्टिबिलिटी में क्या, ये लोअर डाइजेस्टिबिलिटी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, कौन, एडीएफ। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बच जाता है, द टर्म नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट इन फीड एनालिसिस रेफर्स टू विच कंपोनेंट, किस कंपोनेंट को दिखाता है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। मैंने आपको क्या बताया, जो क्रूड जो फैट है उसको कौन दिखा रहा था, ईथर एक्सट्रैक्ट दिखा रहा था। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक हमने क्रूड फाइबर जिसको बोला था कि ये फाइबर क्या होता है, ये डाइजेस्टिबल नहीं होता है उतना, बट अपने बेली फिलिंग के लिए ये काम आता है। और दूसरा क्या, रेडली सोल्यूबल होता है स्टार। इसका एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जो रेडली सोल्यूबल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एनएफई बोलते हैं, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। ये रेडली सोल्यूबल होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, एकदम से एनर्जी दे देता है, एनिमल के अंदर जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, स्टार्च। इसके एग्जांपल में मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसका आंसर क्या जाएगा, द टर्म नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट इन फीड एनालिसिस रेफर्स टू विच कंपोनेंट, सीधा सीधा आंसर क्या जाएगा, रेडली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट। ये सीधा आंसर चला गया इसका। बस ये छोटे छोटे से क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्टेट सब्जेक्ट एग्जाम्स में, और इवन कई बार आईसीआर में भी। और जो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कोई टफ क्वेश्चन रहेंगे उनको भी अपन आसान बना के ही पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और बस अभी चलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।